तो चलिए आज पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2। और जैसा हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि ये चैप्टर केमिस्ट्री के लिए बेसिक का काम करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता ही आता है, प्लस ये बेसिक का भी काम करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जो कुछ भी हम लोग सीखेंगे बेसिक टर्म वो सारा हमेशा आपके दिमाग में रहे, तभी आगे का जो कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है वो आप तुरंत समझ पाएंगे। ये सारी चीजें दिमाग में होंगी तो आपको काफी सहूलियत होगा समझने में, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि एकदम एक एक चीज को हम लर्न कर जाए और दिमाग में फिट कर जाए। ठीक है, एकदम हमेशा तरोताजा रहे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं परमाणु संख्या क्या होती है। हम पढ़े थे कि कोई भी यदि तत्व है, कोई भी यदि एलिमेंट है तो ये किससे मिलकर के बना होता है। कोई भी तत्व यदि है तो ये मिलकर के बना होता है एटम से। ठीक है, क्या है एटम? उस तत्व का सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण मौजूद हो। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन तत्व है तो हाइड्रोजन का वो सबसे छोटा कण जिसमें हाइड्रोजन के सभी गुण मौजूद हो, वो हाइड्रोजन का एटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन का एटम कहलाएगा। अब हम लोग इसको इतना लंबा चौड़ा ना लिख करके शॉर्ट में एच लिख देते हैं। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की। समझ गए? तो ये आपका जो एटम है, ठीक है, ये जो आपका एटम है कुछ नहीं, मतलब सिंपली समझ लेना है कि किसी तत्व का सबसे छोटा कण है, माने ये तत्व ही है और उस तत्व का सबसे छोटा कण। समझ गए? तो जब हम एटम कहें तो समझ लेना है कोई तत्व और उस तत्व का सबसे छोटा कण। बुझ गए? अब हम बताए थे कि ये जो एटम है वो मिलकर बना होता है किससे? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और किससे? न्यूट्रॉन से। ठीक है, और हम क्या बताए थे कि जितने प्रोटॉन होंगे वही उसकी पहचान होती है ना। जितने प्रोटॉन होंगे वही उसकी क्या होती है? पहचान होती है। जैसे उदाहरण के लिए यदि एक प्रोटॉन हो तो उसकी पहचान संख्या 1 है ना, उसकी पहचान संख्या 1 होगी। 2 प्रोटॉन है तो उसकी पहचान संख्या 2 होगी। यहाँ पर यदि एक प्रोटॉन है तो हम 100% कह सकते हैं कि वो हाइड्रोजन होगा। 2 यदि है तो कह सकते हैं वो हीलियम होगा। 3 यदि है तो कह सकते हैं आपका लिथियम होगा। और इसी तरह से आपको याद करनी होंगी चीजें, हम लिस्ट देंगे। समझ गए? तो प्रोटॉन ही उसकी क्या है? पहचान। लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इस पहचान संख्या को, दैट मीन्स प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर कह देते हैं। यही पढ़े थे। जब भी हम कहें एटॉमिक नंबर तो तुरंत दिमाग में लाना है कि प्रोटॉन की बात हो रही है। एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन सेम, जितना प्रोटॉन वही उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। समझ गए? अब इसी तरह से बात करें यदि सोडियम, ठीक है, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है आपका 11। इसका मतलब 11 प्रोटॉन है इसमें, सिंपली समझ लेना। क्लोरीन की बात करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 17, मतलब 17 प्रोटॉन होंगे और यही इसकी पहचान संख्या है। 11 सोडियम की पहचान संख्या है। समझ गए चीजें? अब होता क्या है, नॉर्मल कंडीशन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। नॉर्मल कंडीशन में मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन ना तो त्यागा है और ना ही इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, वैसी स्थिति में नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करें सोडियम तो इसका एटॉमिक नंबर, ये कहने का मतलब ये प्रोटॉनों की संख्या हो गई। और यदि 11 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे नॉर्मल कंडीशन में। समझ गए? और यहाँ इसका एटॉमिक नंबर 17, मतलब 17 प्रोटॉन होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी 17 होगा लेकिन नॉर्मल कंडीशन में। वही चीज यदि इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर दे तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है। जैसे यहाँ पर हम आपको बताकर दिखाते हैं कि मान लिया जाए ये आपका सोडियम है, इसमें आपका 11 जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से होता है, 2 8 है, इस तरह से होता है। 11 इलेक्ट्रॉन हो गया ना यहाँ पर। ठीक है, फिर आपका क्लोरीन है तो यहाँ पर होता है 2 8 7। ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि आप नहीं जानते हैं तो वेट करिए, आगे की जो क्लास आएगी इसी वीडियो में हम लोग उसमें इसको जो है डिस्कस करेंगे क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब होता क्या है, यहाँ पर देखिए कि ये जो आपका सोडियम है वो करता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, क्लोरीन को दे देता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2 और 8 बचेगा बस। ये तो इसमें चला गया, अब इसमें कितना हो जाएगा? 2 8, और ये जो 7 था ना उसके साथ एक जाके मिल जाएगा तो 7 में 1 मिल जाएगा तो हो जाएगा ये 8 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए, अब 2 और 8 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर कितने हो गए? 2 8 10 और 8 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ गए? हम क्या बताए थे, सोडियम में इसका एटॉमिक नंबर 11 है, मैंने 11 प्रोटॉन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी 11 ही था, देख सकते हैं 11 इलेक्ट्रॉन था। लेकिन अब जब ये इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर गया तो अब जो है 10 बचे। अब कितने बचे? 10 बचे। समझ गए? ये बचे हमारे 10। अब इस पे चार्ज आ जाता है, समझते हैं कि नहीं? इस पे आवेश आ जाता है। और याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो धनी होता है।
ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो धनी होता है, धनी दैट मीन्स उस पे जो है वो धन चार्ज आ जाएगा, दैट मीन्स उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसका कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ लिया है, समझ गए। और जो लेने वाला होता है वो ऋणी होता है, दैट मीन्स उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पे जो है आपका सोडियम पे आ गया है प्लस चार्ज, तो यहाँ प्लस लिख दीजिए, क्लोरीन पे आ गया है आपका माइनस चार्ज, तो यहाँ पर आप माइनस लिख दीजिए, समझ गए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन जो किया जाता है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का लेन देन किया जाता है। यहाँ पर बाहर वाला इलेक्ट्रॉन एक है, ये इतना ही लेन देन करेगा, एक ही जो है किसी को डोनेट कर देगा, समझ गए। ऐसी स्थिति में इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा। कभी कभार क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ दिया जाता है इस तरह से कि Na प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, Na प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है। बहुत आसान है, हम लोग जानते हैं 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉर्मली, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ प्लस लिखा है, इसका मतलब है कि इस पे अब प्लस चार्ज आ चुका है, और प्लस चार्ज तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन दान देगा, और दान देगा किस इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को। यदि ये इलेक्ट्रॉन दान दे दिया तो अब तो ये केवल 2 और 8 बचा है, दैट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, समझ गए चीजें। और बाकी और भी यदि पूछे तो हम लोग जवाब दे सकते हैं, ठीक है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जो नहीं देखे हम लोग पहले का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ से आगे देखते हैं, यदि समझते हैं कि ये जो आपका प्लस चार्ज है और ये जो आपका माइनस चार्ज है, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ क्या है, अट्रैक्ट करता है, और उस आकर्षण बल के कारण दोनों आपस में बंध जाते हैं। दोनों आपस में क्या होते हैं, बंध जाते हैं, मतलब दोनों में एक बॉन्डिंग बन जाती है, दोनों में एक बंधन बन जाता है, ठीक है। और क्या बना, NaCl बन गया। Na और Cl जब जुड़ा तो NaCl बन गया। यही हमारा क्या है, खाने वाला नमक या साधारण नमक, और केमिकल नाम कहें तो सोडियम क्लोराइड होगा। समझ गए चीजें। हम आपको केवल यहाँ पर यह समझाना चाह रहे थे कि जितना एटॉमिक नंबर है वो उसकी प्रोटॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉन उतना ही होता है, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ तो घट बढ़ सकता है। जैसे नॉर्मल कंडीशन में 11 इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसमें जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। समझ गए चीजें। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देखने जा रहे हैं, क्या ये तो आपका हो गया, ठीक है, ये चीज भी आपको समझ में आ ही गया होगा कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। अब यहाँ पर देखते हैं एक और आपका होता है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या। ये क्या होती है, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। सबसे पहले जो है इसका इंग्लिश नाम जो है एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक मास नंबर होगा। कई बार एग्जाम में हम देखे हैं कि वो केवल एक ऑप्शन बना देगा एटॉमिक मास और एक ऑप्शन बना देगा एटॉमिक मास नंबर। तो अभी जो हम बताने जा रहे हैं आपको वो एटॉमिक मास नंबर बताने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि एटॉमिक मास नंबर, दैट मीन्स ये कोई एक नंबर है, ये कोई एक संख्या है। हाँ, कौन सी संख्या है, तो द्रव्यमान की संख्या है, मास की संख्या है, ठीक है। हम जानते हैं कि कोई भी यदि एटम है, चाहे वो हाइड्रोजन कोई भी हो, कार्बन, लिथियम, ठीक है, सोडियम, क्लोरीन, कोई भी हो, तो ये बना किससे होता है, तो ये बना होता है ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और किससे बना होता है, न्यूट्रॉन से बना होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है, वो लगभग 0 होता है। 0 नहीं होता, लेकिन लगभग 0 होता है, ठीक है। तो हम यदि किसी एटम का मास द्रव्यमान ज्ञात करना चाहते हैं तो इन्हीं सबको जोड़ करके ही तो निकाल सकते हैं, क्योंकि एक एटम बना इन सब से है। यदि एक एटम बना इन सब से है तो इन सब का यदि हम मास जोड़ दे तो एटम के बराबर किस आएगा, बोलेंगे आ जाएगा सर। तो जोड़िए, ये लगभग 0 होता है, ये लगभग क्या होता है, 0, और इसका अपना कुछ होता है, बोल कितना होगा, तो हम लोग पढ़ेंगे और पहले भी पढ़ चुके हैं, वेट करिए। तो ये आपका प्रोटॉन का अपना कुछ मास होता है और न्यूट्रॉन का भी अपना कुछ मास होता है, ठीक है। तो प्रोटॉनों की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होंगे और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है, इन्हीं का जो योग है, इन्हीं का जो सम है, वही आपका कहलाता है एटॉमिक मास नंबर। क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास नंबर, दैट मीन्स एटम का मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। समझ गए क्या है ये, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो योग आएगा, सम आएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास कहलाएगा, द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। समझ गए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे समस्थानिक क्या होता है, आइसोटॉप क्या होता है। देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, समस्थानिक मतलब एक ही स्थान पर आने वाला। समस्थानिक का मतलब हुआ क्या, एक ही स्थान पर आने वाला। इंग्लिश नाम देखते हैं तो इंग्लिश नाम में भी वही चीज है, इधर आइसो लगा है और इधर टॉप लगा है। आइसो मैंने होता है सेम, एक ही जगह पे एक जैसा, और टॉप दैट मीन्स प्लेस, ठीक है। तो एक ही स्थान पर आने वाले को हम क्या कहेंगे, समस्थानिक। अब कौन सा एक ही स्थान पर आने वाले, तो पेरियोडिक टेबल में एक ही स्थान पर आने वाले, पेरियोडिक टेबल में एक ही स्थान पर आने वाले। ये पेरियोडिक टेबल क्या है, हम बताए हैं कि पृथ्वी में जितने भी तत्व, जितने भी एलिमेंट ज्ञात हैं, उन सबको एक टेबल में सजाया गया है, और उसी टेबल को क्या कहा जाता है, पेरियोडिक टेबल।
और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक जो आवर्त सारणी है, ठीक है, वो परमाणु संख्या के आधार पर तैयार किया गया है। किस आधार पे? परमाणु संख्या के आधार पे। यदि किसी का परमाणु संख्या 1 है तो उसको पहले स्थान पर रख दिया गया है और वो हाइड्रोजन है। किसी का परमाणु संख्या 2 है तो उसको दूसरे स्थान पर रख दिया गया है और वो हीलियम है। परमाणु संख्या ही उसकी पहचान होती है ना, ठीक है, एटॉमिक नंबर ही उसका पहचान होता है। उसके बाद यदि में 3 है किसी में तो उसको तीसरे स्थान पर रख दिया गया है और इसी तरह से पूरा एक टेबल तैयार कर लिया गया है। ठीक है, इसी तरह से क्या है, टेबल तैयार कर लिया गया है। तो ये चीजें आप दिमाग में शायद रख पाएंगे कि समस्थानिक का मतलब होता है एक ही स्थान पर आने वाला। और कहां पर एक ही स्थान पर आने वाला? तो पेरियोडिक टेबल में एक ही स्थान पर आने वाला। और पेरियोडिक टेबल जो बना है वो किस आधार पे बना है? तो परमाणु संख्या के आधार पे बना है। परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर के आधार पे बना है। और तुरंत अभी हम लोग पढ़े हैं कि एटॉमिक नंबर मतलब क्या, कहां से आता है ये एटॉमिक नंबर? तो हम पढ़े नंबर ऑफ प्रोटॉन। आप नंबर ऑफ प्रोटॉन के हैं या एटॉमिक नंबर के हैं, सेम चीज है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है, परमाणु संख्या कहलाता है। ये चीज एकदम हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, तरोताजा। हम पहले ही बोल चुके हैं, आप समझ गए इतना चीजें। यदि इतना चीजें समझ गए तो अब ये समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखते हैं, ठीक है, इसकी क्या होगी परिभाषा और किस तरह से दिया जाता है। ठीक है, समस्थानिक एक ही स्थान पर आने वाला, और एक ही स्थान पर आने के लिए जरूरी है परमाणु संख्या सेम हो, क्योंकि एटॉमिक जो पीरियोडिक टेबल तैयार किया गया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार किया गया है, वो किस पे आधारित था? अभी हम क्या पढ़ाए थे आपको? वो आधारित है परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है, और एक ही स्थान पर कब आएगा? जब परमाणु संख्या सेम होगी। जैसे हम आपको बतलाते हैं यहाँ पर प्रोटियम, क्या है ये? प्रोटियम। ये है आपका ड्यूटेरियम और ये है आपका ट्राइटियम। समझ रहे हैं? तो इन सब की परमाणु संख्या 1 है। इन सब की परमाणु संख्या क्या है? 1 है। तो ये सभी एक ही स्थान पर है। ये सभी क्या है? एक ही स्थान पे है। जिस तरह से आप बस में सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, और जब खाली नहीं होता तो एक ही सीट पर कैसे 3 लोग बैठ जाते हैं, एक ही स्थान पर 3 लोग बैठ जाते हैं। सेम उसी तरह से है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आपका पहला जो स्थान है वहीं पर प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तीनों को यहीं पर रख दिया गया है। ठीक है, अब बोलिएगा कि ये सब नाम तो वहां देखे नहीं, कहां से देखिएगा? ये सभी एक प्रोटॉन मतलब क्या? हाइड्रोजन है। तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन है। ये सारे के सारे क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये तीनों ही जो है एक स्थान पर आएंगे और वो पहले स्थान पर आएंगे। और तीनों नाम लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन का ही भाई गोतिया है, गोतिया भाई। ठीक है, बुझ गए? तो ये तीनों कहाँ आ गए? एक स्थान पर आ गए। ये तीनों ही क्या है? आपस में समस्थानिक है। अब बोलिएगा नाम क्यों है अलग? ठीक है, देखिए होता क्या है समस्थानिक, परमाणु संख्या तो सेम होगा ही। जैसे यहाँ पर इन सबका परमाणु संख्या 1 है, लेकिन उसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो जाती है। द्रव्यमान संख्या जो है वो डिफरेंट हो जाती है। बोलिए क्यों हो जाती है द्रव्यमान संख्या अलग? उसका रीजन क्या है? तो यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, जितने भी हाइड्रोजन के एटम हैं, हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु हैं, उन सब में एक प्रोटॉन होता है। कितना प्रोटॉन होता है? एक प्रोटॉन होता है। जितने भी हाइड्रोजन है, ठीक है, उन सब में एक प्रोटॉन होता है, सब में। ठीक है, हाइड्रोजन का पहला भाई, हाइड्रोजन का दूसरा भाई, हाइड्रोजन का तीसरा भाई, सहोदर भाई, समझ लेना, सहोदर में जुड़वा, ठीक है, या टिड़वा, जो भी कहें, तो सब में एक प्रोटॉन है। तो एक प्रोटॉन है मतलब क्या? यही इसकी क्या होगी? एटॉमिक नंबर। यही क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर। ठीक, अब होता क्या है कि यदि हाइड्रोजन है तो प्रोटॉन 1 होगा, ये तो गारंटी है। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, तभी वो हाइड्रोजन है। तो प्रोटॉन तो सब में 1 होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इन सब में न्यूट्रॉन की संख्या भी सेम हो। न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग भी हो सकती है। जैसे यहां पर हम यदि देखते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या जो है 0 होती है। इसमें 1 न्यूट्रॉन होते हैं और इसमें 2 न्यूट्रॉन। ये सारे के सारे हाइड्रोजन। ठीक है, तो यदि न्यूट्रॉन की संख्या यहां पर देखें तो किसी में 0 है, किसी में 1 है और किसी में 2 है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। अब यहां पर बताइए, जब हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करेंगे, ठीक है, तो 1 + 0 1 आएगा यहाँ पे, 1 + 1 2 आएगा यहाँ पे, 1 + 2 3 आएगा यहाँ पे। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या यदि देखें तो 1 का 1 आ रहा है, 1 का 2 आ रहा है और 1 का कितना जा रहा है? आपका 3 आ जा रहा है। तो आप बताएंगे ऐसी स्थिति में कि यहाँ पर जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं कि इसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या 1 2 3 है, और परमाणु संख्या मतलब प्रोटोनों का नंबर देख सकते हैं। क्या हुआ कि ये जो है आपका तीनों, परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, द्रव्यमान संख्या अलग है। परिभाषा यही होती है, बचपन से रटते आए हैं। ठीक है, कि एक ही तत्व होते हैं, ये एक ही तत्व है, सभी हाइड्रोजन ही है। परमाणु संख्या सेम ही होगा क्योंकि तत्व एक ही है। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है।
द्रव्यमान संख्या अलग होने के पीछे वजह क्या है, ये भी एग्जाम में पूछ देता है। तो उसका वजह है न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्नता, किसी में 0, किसी में 1, किसी में 2। ठीक है, अब बोलिएगा सर नाम बताइए, तो हम आपको बताए इसको हम सरल हाइड्रोजन कहते हैं या नॉर्मल हाइड्रोजन कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका नाम प्रोटियम भी है। ठीक है, और इसको जो है आपका ड्यूटेरियम कहते हैं, ड्यूटेरियम, और इसको जो है वो ट्राइटियम कहते हैं। ठीक है, ड्यू मैंने 2 समझना है, ट्राई मैंने 3 समझना है। इसका द्रव्यमान संख्या 2 है, इसका द्रव्यमान संख्या 3 है, सो 3 से ही ट्राई आया है नाम, ध्यान रख लेंगे, बुझ गए। और ये एक्चुअल में जो है आपका प्रोटियम हो, ड्यूटेरियम हो या ट्राइटियम हो, ये सभी हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, अलग अलग समस्थानिक हैं। बुझ गए, चीजें क्लियर हो गई यहाँ से। अब लगता है आपको डाउट ना हो, हाँ, जो हम बताना चाहे शायद आपको क्लियर हो गया हो, और यहाँ से जितना भी क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन अब आप कर पाएंगे। ठीक है, एक चीज और ध्यान रख लेंगे कि यहाँ पे सबसे हल्का कौन होगा, ओबियस है, जिसका द्रव्यमान संख्या 1 है वही हल्का होगा। इससे ज्यादा भारी ये होगा और ये सबसे ज्यादा भारी होगा इस तीनों में, क्योंकि 3 है, समझ रहे द्रव्यमान संख्या, तो ये सबसे ज्यादा भारी होगा। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछ दे कि भारी हाइड्रोजन किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा भारी हाइड्रोजन इसको कहते हैं। ठीक है, ड्यूटेरियम को क्यों कहते हैं, इसका रीजन ये है कि जो भारी जल होता है, हैवी वाटर होता है, जिसका प्रयोग किया जाता है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट में। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जिस भारी जल का प्रयोग किया जाता है उसमें ये ड्यूटेरियम पाया जाता है। नॉर्मल जो हम पानी पीते हैं उसमें नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो यूज किया जाता है वहां पे ड्यूटेरियम होता है। ठीक है, नॉर्मल पानी जो हम लोग पीते हैं वहां पर H2O लिखते हैं हम, माने नॉर्मल हाइड्रोजन है ये वाला प्रोटियम। लेकिन जो भारी जल होता है, भारी पानी होता है, हैवी वाटर होता है, वो D2O होता है। दैट मीन्स हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे D है, ड्यूटेरियम। तो ये भारी जल का निर्माण में कौन शामिल हो रहा है, ड्यूटेरियम। क्योंकि भारी जल के निर्माण में ये शामिल होता है, इसीलिए इसको भारी हाइड्रोजन कहा गया। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा भारी ये नहीं, सबसे ज्यादा भारी ये होता है ट्राइटियम। बुझ गए चीजें, हाँ बुझ गए। ठीक है, चलिए अब जब भी आपसे कोई भी पूछे या कहीं भी आपको मिले समस्थानिक, ठीक है, प्रोटियम, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, जब भी आए तो तुरंत एक चीज जो दिमाग में लाना है कि ये तत्व अलग अलग नहीं है, ये तत्व कोई एक ही है। ये तत्व क्या है, कोई एक ही है, हाइड्रोजन है। एक दो और एग्जांपल हम आपको लेते हैं, जैसे कार्बन की बात कर लेते हैं। क्या, कार्बन। तो कार्बन, सब कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं। जितना भी कार्बन है ना, जितना भी कार्बन है सब में आपका जो है वो 6 प्रोटॉन होता है, सब में 6 प्रोटॉन होता है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या किसी में 6 होती है, किसी में 8 होती है। यदि 6 प्रोटॉन है तो यही इसकी एटॉमिक नंबर हो गई, यही इसकी परमाणु संख्या हो गई, यही पहचान ही है इसका। ठीक है, लेकिन जब आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़ेंगे, ठीक है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़कर देखिए, 6 + 6 12 आ रहा है यहाँ पे, 6 + 8 14 आ रहा है यहाँ पे। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दैट मीन्स क्या, द्रव्यमान संख्या देख सकते हैं अलग अलग आता है कार्बन ही। कार्बन है तो प्रोटॉन तो सेम होगा ही, प्रोटॉन सेम होगा दैट मींस एटॉमिक नंबर सेम होगा। लेकिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या कहें द्रव्यमान संख्या अलग, किसी का 12 है, किसी का 14 है। तो ये भी आपका कार्बन के समस्थानिक है। ठीक है, एक ये और ये। इसको शॉर्ट में लिखा कैसे जाता है, इसको इस तरह से लिख दिया जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पर C लिख दिए यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हैं, 6 लिखिए और 12 लिखिए। इसको लिखेंगे कैसे, 6 लिखिए और 14 लिखिए। बुझ गए कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, बुझ गए। नीचे में एटॉमिक नंबर लिख दीजिए, ऊपर में जो है मास नंबर लिख दीजिए, समझ रहे। तो ऐसा यदि कहीं लिखा रहे तो समझ लेना कार्बन है, ठीक है, और ये भी कार्बन ही है, समझ रहे। ठीक है, बुझ गए चीजें। अब इसको और भी शॉर्ट में लिख दिया जाता है C12 बस, और इसको भी और शॉर्ट में लिख दिया जाता है C14। आप इस तरह का अक्षर देखे होंगे, C12 C14। अब यदि ऐसा कहीं लिखा है तो तुरंत हम समझेंगे कि कार्बन के उस एटम की बात हो रही है जिसका द्रव्यमान संख्या 12 है। ऐसा लिखा है तो हम समझेंगे कार्बन के उस एटम, उस परमाणु की बात हो रही है जिसका द्रव्यमान संख्या 14 है। बाकी है कार्बन, ये भी कार्बन है और ये भी क्या है, कार्बन है। समझ गए चीजें। अब ऐसा यदि कहीं लिखा है U235, U दैट मींस यूरेनियम, और कहीं लिखा है U238, तो तुरंत समझ लेना है कि यूरेनियम के उस एटम की बात हो रही, उस परमाणु की बात हो रही जिसका द्रव्यमान संख्या 235 है, और इसका मतलब होता है जिसका द्रव्यमान संख्या 238 है। बुझ गए चीजें। और एक चीज और यहाँ पे आप कभी ये नहीं कंफ्यूज कर जाइएगा कि सर आप मतलब बाकी का भी बताइए। एक्चुअल में सारे का समस्थानिक होता नहीं, ठीक है, हर तत्व का समस्थानिक नेचुरली होता नहीं। जैसे कार्बन का है, हाइड्रोजन का है, लेकिन वही चीज लिथियम की बात करें तो नहीं होता है उसका, नेचुरली उसका कोई समस्थानिक नहीं है, वो एक ही पीस है बस। लेकिन कार्बन का है। बुझ गए चीजें, ठीक है।
अच्छा एक चीज ये भी आप क्लियर कर लें कि ये दोनों ही पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पर आएगा, क्योंकि परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर पे तैयार किया गया है, तो ये दोनों ही सी एक ही स्थान पे आएगा। और कितने नंबर पे आएगा? छठे स्थान पर आएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठे नंबर पर ये आ जाएगा। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहां पे और चीजें आपको क्लियर होंगी। फिलहाल आप इतना समझने का कोशिश करिए। चलिए अब जो है एक और हम लोग, अच्छा यहाँ पर एक चीज और आप समझ लीजिएगा, वैसे लिस्ट तो पूरा देखना जरूरी है, उसको रटना भी जरूरी है, कि जो कुछ समस्थानिक होते हैं ना, समस्थानिक जो होते हैं उसका रासायनिक गुणधर्म तो सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होगा। ठीक है, यदि समस्थानिक है, ठीक है, तो उसका रासायनिक गुणधर्म सेम होगा। C12 और C14 दोनों का रासायनिक गुणधर्म सेम होगा। बोलिए क्यों? क्योंकि दोनों कार्बन है, दोनों कार्बन है तो रासायनिक गुणधर्म सेम होगा। रासायनिक गुणधर्म सेम होने का मतलब होता है कि ये किसी के साथ जो रिएक्शन करेगा, जिस तरह से ये रिएक्शन करेगा वैसा ही रिएक्शन ये करेगा, क्योंकि दोनों कार्बन है भाई, तो एक जैसा रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन एक जैसा करेगा मतलब रासायनिक गुणधर्म एक जैसा है। लेकिन कुछ गुण, भौतिकीय गुण और नाभिकीय गुण, नाभिकीय भौतिकी में पढ़ेंगे क्या होता है नाभिकीय गुण, वो अलग हो सकता है। और सिंपली आप समझिए ना कि ये और ये क्या दोनों का भार एक जैसा होगा क्या? बताइए तो आप। यहाँ 12, यहाँ 14 है। एक क्षण के लिए यदि हम 12 ग्राम मान लेते हैं और एक क्षण के लिए यदि 14 ग्राम मान लेते हैं तो भी ऐसे ज्यादा भारी। तो भार, घनापन, चमक, ये सारा भौतिक गुण में आएगा। तो भौतिक गुण अलग होगा ही, लेकिन रासायनिक गुणधर्म एक होगा। भौतिक गुण और नाभिकीय गुण अलग होगा। नाभिकीय गुण की चर्चा करेंगे नाभिकीय भौतिकी में। ठीक है, समझ गए। अब एक चीज और क्या समझ लेना है कि कुछ समस्थानिक का विशेष यूज है। जैसे उदाहरण के लिए C12 की बात करेंगे तो C12 का यूज किया जाता है छोटे छोटे कणों का भार ज्ञात करने के लिए। ठीक है, आगे मिलेगा। C14, ठीक है, तो C14 का यूज किया जाता है जीवित या मृत जो वस्तुएं हैं उसका उम्र निर्धारित करने के लिए। ठीक है, यदि कोई मर भी गया है, पहले जिंदा था, तो उसका भी उम्र पता किया जा सकता है। ठीक है, कि कितना पहले ये मरा या कितना पहले ये धरती पे था। बुझ गए चीजें। ठीक इसी तरह से U235, क्या बोल रहे हैं? U235 और आपका जो है U238। तो U235 जो है ये यूज किया जाता है आपका परमाणु भट्ठी, एटॉमिक पावर प्लांट में ईंधन के रूप में। जिस तरह से आप अपने घरों में कोयला यूज करते हैं ईंधन के रूप में, ठीक उसी तरह से एटॉमिक पावर प्लांट में U235 यूज किया जाता है ईंधन फ्यूल के रूप में। ये U238 का यूज किया जाता है आपका मरे हुए चीजों का उम्र निर्धारित करने के लिए। ठीक है, मतलब मरे नहीं समझना है, निर्जीव कहिए, माने जिसमें कभी जान था ही नहीं। जैसे पृथ्वी कितने दिनों तक रहेगा, पृथ्वी का अस्तित्व जो है कितने दिनों तक रहेगा, ये निर्धारित किया जा सकता है इसकी सहायता से। ठीक है, इसको यूरेनियम डेटिंग पद्धति कहते हैं। डेट माने वही समझना है, डेट जो आज बोलते हैं आज कितना डेट है। ठीक है, तो बुझ गई चीजें। और नाभिकीय भौतिकी में ये सारा आएगा। एक दो चीज बता दे रहे हैं ताकि यहीं से आपके दिमाग में कुछ रहे, वहां ओवरलोड ना पड़े। ठीक है, और आप लोग ये बताएंगे कि कोबाल्ट 60 इसका कहां पर यूज किया जाता है? बहुत कॉमन है और हमको लगता है जहां तक कि हर कोई सुने होंगे। आप भले साइंस में ना पढ़े हो, लेकिन न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या किसी दूसरे माध्यम से इस चीज को आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। क्या? तो नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है, ये तो समस्थानिक था। अब देखने जा रहे हैं समभारी। ध्यान से देखिएगा, वैसे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है नहीं, लेकिन फिर भी देखिए। समभारी, आइसोबार, जैसा कि नाम से पता चलता है कि भार एक समान होगा। भार एक समान होगा। दो चीज होता है ना, एक होता है परमाणु संख्या और एक होता है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, दैट मीन्स एक आपका एटॉमिक नंबर और एक आपका मास नंबर, यही होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो नाम से ही पता चलता है समभारिक, दैट मीन्स भार एक जैसा होगा। द्रव्यमान ही एक तरह से भार है, समझ लेना है। ठीक है, कुछ डिफरेंस जरूर है, लेकिन यहाँ आप मान कर चल सकते हैं कि द्रव्यमान ही उसका क्या है, भार है। ठीक है, तो समभारिक जैसा नाम से स्पष्ट है, भार एक समान होगा मतलब द्रव्यमान संख्या एक समान होगा। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या एक समान होगा, उससे आप थोड़ा सा को आंसर तो लगा ही सकते हैं, लॉजिक लगा ही सकते हैं कि अच्छा द्रव्यमान संख्या सेम होगा मतलब ये अलग होगा। ठीक है, दोनों सेम होगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं। तो द्रव्यमान संख्या सेम होगी लेकिन परमाणु संख्या जो है वो अलग अलग होगा। और यदि परमाणु संख्या अलग अलग है, इसका मतलब है वो तत्व अलग अलग होता है।
वो तत्व क्या है, अलग अलग होता है। एक परमाणु संख्या है तो एक तत्व होगा, 2 परमाणु संख्या है तो कोई दूसरा तत्व होगा, बुझ रहे हैं कि नहीं। 11 परमाणु संख्या है तो सोडियम होगा, 17 है तो वो क्लोरीन होगा, बुझ गए। तो यदि परमाणु संख्या आप अलग अलग कह रहे हैं, इसका मतलब तत्व एक ही नहीं होता है, तत्व अलग अलग होते हैं, ठीक है। हाँ, तत्व अलग अलग होते हैं, इसी कारण परमाणु संख्या अलग अलग होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम आ जाती है। और द्रव्यमान संख्या मतलब हम आपको बता चुके हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। हम आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे हम यहाँ पर ले लिया आपका कैल्शियम, क्या ले लिया आपका कैल्शियम, तो इसमें आपका 20 प्रोटॉन होता है। कितने प्रोटॉन होते हैं, 20 प्रोटॉन होता है, बुझ गए चीजें। और 20 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। आर्गन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है 18 प्रोटॉन होते हैं और आपका जो है 22 न्यूट्रॉन होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रोटॉन की संख्या एक की 20 और एक की 18 है, तो एटॉमिक नंबर एक का आपका 20 आ गया और एक का आपका 18 हो गया। एटॉमिक नंबर मैंने प्रोटॉनों की संख्या, तो एटॉमिक नंबर अलग अलग है, 20 और 18 है। लेकिन हम क्या बोले थे कि द्रव्यमान संख्या जो है, मास नंबर जो है वो सेम आ जाता है, मैंने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो आपका सेम आ जाता है। जैसे यहाँ पर आप करते हैं 20 प्लस 20 40 और 18 प्लस 22 40, तो देख लीजिए द्रव्यमान संख्या दोनों का ही 40 आ रहा है। तो हम कहेंगे कि कैल्शियम और आर्गन एक समान भार है, दैट मीन्स इन दोनों का भार जो एक जैसा है, और एक जैसा है तो वही तो हुआ समभारी। आइसो बार, आइसो मैंने एक समान और बार दैट मीन्स भार समान। तो बुझ गए चीजें। समभारी क्या होती है, द्रव्यमान संख्या सेम होती है, परमाणु संख्या अलग अलग होती है। और परमाणु संख्या अलग अलग का मतलब हुआ क्या, कि यही चीज क्या, कि ये दो अलग अलग तत्व हैं, और तत्व अलग अलग हैं तो ओबियस है रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होगा। कैल्शियम का गुणधर्म कुछ और है, आर्गन का गुणधर्म कुछ और है, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ से चीजें। चलिए अब एक दो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ से रिलेटेड, वो शायद आप आसानी से आप दे पाएंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आपसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछ दिया जाता है। बहुत आसान चीज है, लेकिन बस हम करा देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये बोला आपसे कि कोई भी एक तत्व है, उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर आपसे बोल दिया कि उसका एटॉमिक नंबर 18 है। एटॉमिक नंबर कितना है, 18, और मास नंबर जो है 40 है। मास नंबर क्या है आपका, 40 है। और आपसे पूछ देगा इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। काफी आसान चीज है, शायद आप बता दें। आप पॉज करिए वीडियो को और सोचिए, बहुत आसान है। उसके बाद जो है दोबारा मिला लीजिए आंसर, ठीक है। देखते हैं क्या पढ़े हम लोग कि एटॉमिक नंबर दैट मीन्स क्या, प्रोटॉनों की संख्या। यदि 18 एटॉमिक नंबर है दैट मीन्स यही प्रोटॉन की संख्या होगी। यदि हमसे पूछे प्रोटॉनों की संख्या तो हम तो 18 कह देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो हम लोग पढ़े हैं कि जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 18 ही होगा इलेक्ट्रॉन। ये नॉर्मल कंडीशन में है, जब वो इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं किया है। यदि आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर तो समझ लेना है कि नॉर्मल कंडीशन वाला पूछ रहा है, बुझ गए चीजें। तो ये आपका 18 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन होगा, सेम बुझ गए। अब आपसे न्यूट्रॉन यदि पूछ दे, न्यूट्रॉन यदि हमें निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे भाई, तो हम लोग जानते हैं भैया कि मास नंबर दैट मीन्स क्या, मास नंबर दैट मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये मैंने केवल प्रोटॉन। तो आप बताइए यदि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर इतना है, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर के इतना है और प्रोटॉन इतना है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं। सोचने वाली बात है, बहुत आसान। बोलेंगे सर घटा दीजिए ना, 40 में 18 आ जाएगा 22। यहाँ पे आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों था और इसमें केवल प्रोटॉन था, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में प्रोटॉन हटा देंगे तो न्यूट्रॉन ही तो बचेगा। तो यही आपका क्या आ गया, न्यूट्रॉन। 22 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। अब आप तुरंत बताइएगा, 1 सेकेंड में बताइएगा आप, ठीक है, जवाब क्या होगा, ठीक है। बोला कि एटॉमिक नंबर कोई भी है, उसका एटॉमिक नंबर 20 है। एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। और जो आपका मास नंबर है, ठीक है, मास नंबर जो है आपका मान लिया जाए 42 है। ऐसा कोई होता हो या नहीं होता वो मतलब नहीं, हम क्वेश्चन दे रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तुरंत बताइए इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सोचिए कितना होगा। हाँ, यदि आप सोचे हैं 20 तो ये आपका आंसर सही है, ठीक है। कुछ लोग 22 बोल रहे होंगे, गलत है, ठीक है। भाई आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रही, यहाँ पे एटॉमिक नंबर दे रखा और एटॉमिक नंबर में प्रोटॉनों की संख्या, और हम आपको बताए अभी तुरंत कि प्रोटॉन जितना उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। यदि 20 प्रोटॉन है दैट मींस 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 20 होगा जवाब इसका, ठीक है। आप बोलिएगा 42 का दिया है, वो दिया है क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं कि जो दिया वो सबका यूज हो, सब लोग गलती करते क्या, सब लोग तो नहीं, लेकिन अक्सर जो हम देखे हैं वो यही करते हैं कि यहाँ 20 दिखा, यहाँ 42 दिखा, कुछ नहीं, क्या पूछा नहीं पूछा उसको देखना ही नहीं, तुरंत घटा के 22 आंसर कर देना है, ठीक है। और 22 आपको स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा, ठीक है। तो आप गलती ना करें, बहुत आसान चीजें हैं, लेकिन यदि आप थोड़ा सा ध्यान नहीं रखेंगे, केयर नहीं करेंगे,
तो एकदम आसान चीज जो है आप खो बैठेंगे। ठीक है, तो हड़बड़ी करना नहीं है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ये जो स्ट्रेटजी है वो हमेशा फॉलो करना चाहिए कि इजी क्वेश्चन गलत नहीं करने देंगे, माने इजी क्वेश्चन गलत करेंगे नहीं और टफ क्वेश्चन सही करेंगे। बुझ गई चीजें? चलिए अब और क्या बताने जा रहे हैं आपको, एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं कॉमन चीज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये क्या होता है। ठीक है, ये देखते हैं फिर देखेंगे आगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हिंदी में। ठीक है, देखिए होता क्या है, कोई भी तत्व हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, कोई भी, उसका जो रासायनिक गुणधर्म है कैसा होगा नहीं होगा वो निर्धारित होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत तेज रिएक्शन करेगा या धीमे रिएक्शन करेगा। कैसे निकालते हैं उसी चीज को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी आप थोड़ा सा यहाँ पर फ्रेश मन कर लीजिए माइंड को कि मान लिया जाए सोडियम है यदि, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो एटॉमिक नंबर 11 होता है, रखना पड़ेगा ये सारी चीजें आपको। और एटॉमिक नंबर इतना कहने का मतलब इतना प्रोटॉन होगा, और हम समझते हैं कि ये नॉर्मल कंडीशन में है तो इलेक्ट्रॉन भी इतना ही होगा। ठीक है, अब ये जो 11 इलेक्ट्रॉन हैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा विभिन्न ऑर्बिट में, कौन से ऑर्बिट में कितना होगा। ये यदि आपका सोडियम है ना, तो सोडियम के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जगह नहीं रहते हैं, बल्कि कुछ इलेक्ट्रॉन इस पहले वाली कक्षा जिसको के कहा जाता है उसमें चक्कर लगाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा जिसको एल कहा जाता है उसमें चक्कर लगाता है, कुछ आपका तीसरी कक्षा जिसको एम कहा जाता है इसमें चक्कर लगाता रहता है। तो किस कक्षा किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसी चीज को निर्धारित करना, इसी चीज को दर्शाना, यही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अभी हम पूरा डीप में ना जाते हुए आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पहली कक्षा के होती है इसकी अधिकतम क्षमता होती है 2 इलेक्ट्रॉन। अधिकतम क्षमता कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की होती है इसकी अधिकतम क्षमता। एल की अधिकतम क्षमता 8 होती है। एल की अधिकतम क्षमता कितनी होती है, 8। और ये अधिकतम क्षमता निकालने के लिए एक फार्मूला भी होता है जिसको हम 2n² से दर्शाते हैं। यहाँ 2 हमारा 2 लेना है और n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, कितने नंबर का ऑर्बिट है। के है तो ये कितने नंबर का ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट है तो 2, और पहला ऑर्बिट है के पहला ऑर्बिट है तो पहला ऑर्बिट में n का वैल्यू 1 लीजिए और 2 × 1 का स्क्वायर 1 तो 2। बुझ गए। दूसरी कक्षा L में कितने अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे यदि वो निकालने हैं हमें, तो 2 का 2, और दूसरी कक्षा में n का वैल्यू 2 तो 2 का आप स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, 4 8 हो गए। तीसरी कक्षा में कितनी होगी, तो 2 का 2, और तीसरी कक्षा में n का वैल्यू 3 तो आप 3 का स्क्वायर लिखिए तो 2 और 3 का स्क्वायर 9 तो 18 हो गए। तो इस तरह से इस फार्मूले की सहायता से हम निकाल सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, वो उसकी अधिकतम क्षमता निकलेगी इससे। समझ गए चीजें। अब यहाँ पर एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जितना उसकी क्षमता है उतना हो। जैसे हम आपको यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोजन, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब 1 प्रोटॉन, समझ गए, और इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा। तो यहाँ पर आप बताइएगा कि जो पहली कक्षा के होती है इसकी अधिकतम क्षमता कितनी है, 2, लेकिन है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये है तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। बोलिए सर अधिकतम क्षमता तो 2 है, ठीक है 2 है, लेकिन इसके पास एक ही है तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो हाइड्रोजन का जो ये ऑर्बिट है आपका उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे आपका, बस यही नहीं फुल है। क्षमता 2 थी लेकिन इसके पास 2 है ही नहीं। लेकिन वही चीज हीलियम की बात कर लेंगे तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है, माने 2 प्रोटॉन होगा, और 2 प्रोटॉन होगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भी होगा। ठीक है, तो ये जो आपका इस तरह से होगा, इसमें आपका 2 जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा पहली कक्षा के में, और ये फुल हो चुका है। क्षमता कितनी होती है पहली कक्षा के की, 2, और इसमें कितने हैं 2, तो ये फुल है, सीट फुल है। बहुत बार बस वाला नहीं बोलता फुल है, जगह नहीं, उसी तरह से ये क्या है, फुल है, जितनी क्षमता थी उतने हैं। बुझ गए चीजें। तो आप ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो पहली कक्षा 2 है उसकी अधिकतम क्षमता होती है कितनी, 2, दूसरी की अधिकतम क्षमता 8। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके हम लोग यहाँ पर निर्धारित करने की कोशिश करेंगे कि ये सोडियम यदि है तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। दैट मीन्स पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में कितने और तीसरी में कितने। अब बताइए इस 11 इलेक्ट्रॉन में पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा का नाम के 2 चला गया। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, दूसरी की अधिकतम क्षमता कितनी होती है, 8। तो बताइए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के में चला गया और 8 इलेक्ट्रॉन एल में चला गया, 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या इलेक्ट्रॉन बचा, 11 में 10 यूज हो चुका है तो 1 इलेक्ट्रॉन और बचा, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तीसरी कक्षा में। दैट मीन्स ये आपका सोडियम इस तरह से होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें
इसके बाद वाले में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इस तरह से बिंदु लगा के दर्शाया जाता है, 8 को बिंदु लगा देना है। और तीसरी कक्षा जो होगी उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इस पहली कक्षा का नाम K, इस दूसरी कक्षा का नाम L और तीसरी कक्षा का नाम M हो गया। समझ गए चीजें? तो आप यहाँ पर बताएंगे कि क्लोरीन आपका ये 17 है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर दैट में 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे नॉर्मल कंडीशन में। तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, कैसे लिखिएगा? बोलिए 17 है सर, पहला में 2 रख दीजिए, हाँ ठीक है, और सॉरी पहला में 2 रख दीजिए, दूसरा में कितना रखिए 8, कितना बचा सर 2 और 8 10 हो चुका है, 17 में 10 इधर यूज हो चुका तो बचा 7, तो 7 रख दिए तीसरे में। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 2 8 7, ठीक है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, क्लोरीन का आपका 2 8 7, बुझ गए चीजें? और इसी तरह से किसी का भी लिखा जा सकता है, बुझ गए? जैसे आप कार्बन की बात करते हैं, 6 एटॉमिक नंबर होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और पहली कक्षा में कितनी क्षमता है 2, तो 6 में 2 तो उधर बचा कितना 4 को बचा है, 8 बच लेना, ठीक है, तो 2 और 4 हो गए, ठीक है, बुझ गए? अब ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हर जगह यूज होना है और इसी पे मैंने डिपेंड करता है कि किसका गुणधर्म कैसा होगा। यदि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है ना बाहर वाले में, तो ये इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ठीक है, समझ गए? ये किसी से ले लेगा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, बस अभी यहाँ पर हम आपको बता दिए ये चीज कि क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर अगले